गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी के सामने यहाँ पे हाजिर हो चुका हूँ। 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट हमारी नेक्स्ट वीडियो लेके। आपने इससे पहले वाली वीडियो में सेक्शन नंबर 25 रिवाइज किया, 27 हमने रिवाइज किया, 26 भी हमने रिवाइज किया। अब इस वीडियो में कोशिश करेंगे 28, 29 और 30 ये तीनों सेक्शन अगेन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चा कह रहा है सर कितने इंपॉर्टेंट बोलोगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये मान के चलो कि इसमें 5 नंबर का तो कंफर्म क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ज्यादा नंबर का भी बन सकता है, बट 5 नंबर का तो कंफर्म ही है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलो अब यहाँ पे आओ। सबसे पहला सेक्शन जो हम यहाँ पे रिवाइज करे जा रहे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 28 जो है वो हमारा है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर मैं अमेंडमेंट की बात करता हूं ना तो गवर्नमेंट करी अमेंडमेंट जो है वो 3 तरह की होती हैं। या तो अमेंडमेंट होती है आपकी कोर फील्ड अमेंडमेंट या मेन फील्ड अमेंडमेंट, या फिर होती है अदर नॉर्मल अमेंडमेंट्स होती हैं, या फिर होती है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न है वो पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, या पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, या कंपनी जो है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, तो मतलब अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, अगर आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज हो रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट कहते हैं फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन, और फॉर्म नंबर होगा जीएसटी REZ 1 से, इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब उस केस में अमेंडमेंट की बात नहीं होगी, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया, जहां पे एक पर्सन अभी सिंगल ओनर है फिर पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, या एक मान लो फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फॉर्म है वो कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, या कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल रहा है उस केस में तुम्हें फ्रेश लेना पड़ेगा और पुराने वाला रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब अगर इसकी बात करूंगा, नॉर्मल चेंजेस की बात करूंगा, तो नॉर्मल चेंजेस जो है मान लो तुम्हें फोन नंबर चेंज करना है, तुम्हें मेल आईडी चेंज करनी है, तो नॉर्मली ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू तुम वेरीफाई करोगे, तुम्हारे चेंजेस जो है वो हो जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। बट चेंजेस करने के लिए जीएसटी REZ 14 ये फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब मेन पॉइंट जो निकल के आता है कि अगर हमें कोर फील्ड अमेंडमेंट करनी है या मेन फील्ड अमेंडमेंट करनी है वो कैसे होंगी। अब कोर फील्ड अमेंडमेंट का मतलब क्या कि आपको अपने बिजनेस का ना लीगल नेम ही चेंज करना है। जैसे याद करो, आपको मैंने अपनी क्लास में दिखाया भी था कि जो मेरे खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें लीगल नेम लिखा है VG स्टडी हब। अब अगर मान लो VG स्टडी हब ये चेंज करना है, मान लो इसके जगह मुझे कुछ और नाम करना है, तो गवर्नमेंट ने बोला कोर फील्ड अमेंडमेंट है, मेन फील्ड अमेंडमेंट है। या दूसरा, अगर तुम्हारी पार्टनरशिप में कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, कोई डायरेक्टर आ रहा है, कोई डायरेक्टर जा रहा है, तो ये कोर फील्ड या मेन फील्ड अमेंडमेंट यहाँ पे निकल के आती है। फिर अगर तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस चेंज हो रहा है, अगर तुम्हें प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस चेंज करवाना है तो ये भी तुम्हारी कोर फील्ड अमेंडमेंट निकल के आ रही है। और अगर वही किसी पार्टनर का आना जाना, सीईओ का आना जाना, डायरेक्टर का आना जाना, ये सारी बातें कोर फील्ड अमेंडमेंट्स में आती है। अब अगर ये तुम्हें अमेंडमेंट करनी है, अमेंडमेंट कैसे होंगे, तुम्हें विद इन 15 डेज अप्लाई करना पड़ेगा REZ 14 में। फिर PO वेरीफाई करेगा, PO का मतलब डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, और फिर PO इज ओपिनियन दैट। अब PO चेक करेगा कि क्या ये अमेंडमेंट आनी चाहिए या अमेंडमेंट नहीं आनी चाहिए, और साथ में डॉक्यूमेंट तुम्हारे कंप्लीट है या नहीं है। अब अगर उसको लगेगा अमेंडमेंट वैलिड है, अमेंडमेंट आनी चाहिए और डॉक्यूमेंट भी तुम्हारे सारे कंप्लीट हैं, तो वो क्या करेगा, अमेंडमेंट ऑर्डर पास कर देगा REZ 15 के अंदर। बट अगर उसको लग रहा है अमेंडमेंट नहीं आनी चाहिए, अमेंडमेंट मतलब डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट है, तो वो तुमसे रीजन पूछेगा कि बताओ मैं तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों ना करूं। तो 7 दिन में तुम रिप्लाई करोगे कि ये रीजन है। अगर तुम्हारे रीजन जस्टिफाइड है तो फिर तो वो अमेंडमेंट ऑर्डर पास कर देगा। अगर तुम्हारे रीजन जस्टिफाई नहीं है फिर वो तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देगा। उस केस में तुम अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे। ये पूरा प्रोसेस निकल के आ रहा है अमेंडमेंट करने का। इट मींस आज अगर मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट्स करनी है तो मुझे प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन 28 का। 3 बातें होती हैं, मेन फील्ड अमेंडमेंट होती है, नॉर्मल अमेंडमेंट होती है, या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज वाली होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज वाले केस में नया करवाना पड़ेगा, और नॉर्मल अमेंडमेंट में OTP से वेरीफाई होगा, और बाकी सब अमेंडमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट चेक करेगा, डिपार्टमेंट चेक करने के बाद उसको तुमसे पूछेगा कि बताओ तुम्हारी एप्लीकेशन में रिजेक्ट क्यों ना करूं। तुम रीजन दोगे, रीजन अगर सेटिस्फैक्टरी होंगे तो अमेंडमेंट कर देगा, नहीं तो फिर वो अमेंडमेंट नहीं करेगा। ये सारी बातें यहां पे निकल के आती हैं। देन अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन जो है वो 29 है, दैट इज कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इट मींस अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है या अगर सस्पेंड करना है तो वो किस तरह से कैंसिल और सस्पेंड होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो री इसमें ना 2 चीजें हैं। कुछ केस तो ऐसे हैं जहां पे तुम और डिपार्टमेंट दोनों कैंसिल करवा सकते हो, मतलब तुम भी कैंसिल करवा सकते हो और डिपार्टमेंट भी कैंसिल करवा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में से कोई भी कैंसिल करवा सकता है। और कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहां पे डिपार्टमेंट तुम्हारी RC कैंसिल कर सकता है और इवन जबरदस्ती भी कैंसिल कर सकता है। कब? अगर तुमने कुछ डिफॉल्ट किया हो।
पहले वो 3 केस देखते हैं कि जहां पे डिपार्टमेंट, ठीक है, और असेसी दोनों में से कोई भी इंसान कैंसिल कर सकता है। पहला केस क्या निकल के आ रहा है, अगर आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया या तुमने पूरा बिजनेस ही ट्रांसफर कर दिया तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप या डिपार्टमेंट में से कोई भी कैंसिल करवा सकते हैं। दूसरा, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो जो पुराना रजिस्ट्रेशन था वो तुम्हें कैंसिल करवाना पड़ेगा, तुम नहीं कराओगे तो डिपार्टमेंट कैंसिल कर देगा। और तीसरा क्या निकल के आ रहा है, तीसरा, अगर टैक्सेबल पर्सन ही नहीं रहा, मतलब उसकी लिमिट 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से भी कम हो गई, तो या तो तुम कैंसिल करवा लो या डिपार्टमेंट भी तुम्हारी आरसी जो है वो कैंसिल कर सकता है। इन 3 में से किसी भी केस में तुम भी कैंसिल करवा सकते हो और डिपार्टमेंट भी कैंसिल करवा सकता है। अब ऐसे कौन कौन से केस होंगे जहां डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल करेगा जी, तो वो केस यहां पे निकल के आ रहे हैं ये वाले जी। अगर मान लो आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, कैसा कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, आपने प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर ही नहीं, मतलब जो प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया वहां पे तुम कोई बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं कर रहे। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इस एड्रेस पे है, तो गवर्नमेंट ने जाके चेक किया तो वहां पर कोई काम ही नहीं कर रहा, तो अगर वहां पर कोई काम ही नहीं कर रहा तो डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर देगा। फिर बिल ऑफ सप्लाई इशू कर दी या टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया बिना सप्लाई किए, मतलब सप्लाई की नहीं, उसके बिना नकली इनवॉइस काट दिया, नकली बिल ऑफ सप्लाई काट दिया, तुम्हारी आरसी कैंसिल हो जाएगी। फिर तुमने बैंक डिटेल फर्निश नहीं की, वो तुमने गलत कर दिया। फिर उसके बाद तुमने इनकरेक्ट डिटेल भरी है जीएसटीआर 1 में, अब जीएसटीआर 1 जो आउटवर्ड सप्लाई का है, जो कम्युनिकेट होती है जीएसटीआर 2 भी में, तो उसकी डिटेल तुमने इनकरेक्ट भरी है। फिर उसके बाद तुमने आईटीसी रूल नंबर 86B में वॉयलेशन की, याद है इसमें 99% कैश में और 99% क्रेडिट से और 1% तुम्हें लाइबिलिटी कैश में पे करनी ही पड़ती है, उसकी बात यहां पे हो रही है। फिर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं की, कब तक फाइल नहीं की, उसको 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब जो जीएसटीआर 4 की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है उसे 3 महीने ऊपर हो चुके हैं तो भी आपने रिटर्न फाइल नहीं की। अरे जीएसटीआर 4 फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, अगर आपको बताऊं जो नई डेट है दैट इज 30th जून, तो वहां से 3 महीने काउंट कर लो, तो 30 जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वहां तक भी आपने रिटर्न फाइल नहीं की। फिर आप अगर नॉर्मल पर्सन हो, आपने लगातार 6 महीने रिटर्न फाइल नहीं की, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ली है लगातार 2 क्वार्टर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा है बट 6 महीने हो गए आपने बिजनेस कमेंस नहीं किया, या आपने रजिस्ट्रेशन जो लिया बाय फ्रॉड लिया, विलफुल मिसस्टेटमेंट लिया, सप्रेशन लिया, इन केस में डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी जो है वो कैंसिल कर सकता है। ये केसेस आपको याद करने हैं, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर का कि कोई भी 5 केस या कोई भी 6 पॉइंट लिखो जहां पे डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर सकता है, तो ये आपको लिख के आने पड़ेंगे। अब प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर तुम्हारे वैसे काम का नहीं है बट नॉर्मली 30 दिन में अप्लाई करना होता है। अगर तुम खुद कैंसिल करवाना चाहते हो 3 दिन में तुम अप्लाई करोगे, आरईसी 16 में, साथ में डॉक्यूमेंट दोगे, फिर उसके बाद तुम्हारी प्रोसेसिंग चलेंगी और फिर कोई भूल चूक लेनी देन जो भी लाइबिलिटी होगी वो तुम यहां पर पे करोगे, फिर डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल करेगा। कैंसिलेशन के 3 महीने के अंदर तुम्हें फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी जीएसटीआर 10 के अंदर जी। और अगर डिपार्टमेंट कैंसिल करवाना चाह रहा है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट यहाँ पे तुम अपना मतलब खुद अपनी मर्जी से वो कैंसिल करने के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। फिर वो तुमसे रीजन पूछेगा कि बताओ मैं क्यों ना कैंसिल करूं, तुम रीजन, अगर रीजन सेटिस्फैक्टरी है तो फिर वो अपना ऑर्डर रोक देगा, अगर रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फिर अपना कैंसिलेशन ऑर्डर पास करेगा और 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। तो ये सारी बातें आपके 29 में निकल के आती हैं। अब देन उसके बाद देखो फिर यहाँ पे जी, अगर आपने एसजीएसटी एक्ट में डाल दिया तो डीम्ड है वो सीजीएसटी के अंदर भी डाल दिया, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइबिलिटी पे नहीं करनी, सारी की सारी लाइबिलिटी जो है आपको देनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे आ रहा है सेक्शन 30 रिवोकेशन, याद है रिवोकेशन, मैंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो शादी की तरह होता है। अब रिवोकेशन का मतलब क्या कि अगर तुम्हारे अगेंस्ट में कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया है तो इसके लिए तुम रिवोकेशन की एप्लीकेशन भी डाल सकते हो। अब रिवोकेशन में क्या करोगे, तुम अप्लाई करोगे, कौन अप्लाई करेगा, जब तुम्हारी आरसी कैंसिल हो जाएगी उस केस में तुम अप्लाई करोगे रिवोकेशन के लिए, यहां पे जीएसटी आरईसी 21 फॉर्म नंबर आएगा 21 के अंदर। फिर 90 डेज में यहां पे एप्लीकेशन का टाइम लिमिट है, और अगर नहीं तो एक्सटेंशन मिलेगा 180 डेज का। अब अगर पीओ सेटिस्फाइड है तो फिर वो कैंसिलेशन रिवोक कर देगा। रिवोक मतलब कि अब तुम्हारी आरसी कैंसिल नहीं होंगे, तुम रजिस्टर्ड हो, तुम जीएसटी में काम करते रहो। और अगर पीओ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो शोकॉज नोटिस इशू करेगा, उसका तुम रिप्लाई करोगे, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी है तो आरसी तुम्हारी कैंसिलेशन नहीं होगी, अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फिर वो तुम्हारे आरसी जो है वो रिजेक्ट कर देगा, बस ये पर ध्यान दो। ये सारी बातें आपकी रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में निकल के आती हैं।
ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को बार बार सुन लेना, चीजें आपको रिकॉल होंगी, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। मैं फिर कह रहा हूं ध्यान रखना 5 तारीख और 6 तारीख शाम को 7 बजे देखना ना भूलें, लाइव सेशन अटेंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।